नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय अमित पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है काफ़ी महत्वपूर्ण है और आगामी परीक्षा में भूमिका निभाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो हाल ही में शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में कौन सा पदक जीता? ऑप्शन ए कांस्य, बी रजत, सी ए बी दोनों या डी स्वर्ण। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी स्वर्ण पदक। अगर हम इसके थोड़े स्पेशल फैक्ट की बात करें तो ये 13वां संस्करण था और इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। अगर आपसे कहते ये गेम किस स्टेडियम में हुआ तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली। आयोजन की जो अवधि रही वो 11 से 13 मार्च और इसमें जो देश शामिल हुए वो 8 देश शामिल हुए। कितने देश? 8। भारत, रूस, नेपाल, भूटान, हांगकांग, सर्बिया, बोस्निया और मिस्र। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 257 एथलीटों ने भाग लिया है और इस बार भारत का जो सबसे बड़ा दल रहा है, यानी भारत ने सबसे बड़ा दल उतारा है जिसमें 219 पैरा एथलीट भारतीय शामिल हैं और इस खेल का जो मुख्य ध्येय है वो है पहुंच और समावेशिता पर ध्यान केंद्रित करना। इस आयोजन को दृढ़ संकल्प और उत्कृष्टता और पैरा स्पोर्ट की भावना का उत्सव माना जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का अगर आपसे शुभंकर पूछ ले तो विराज रहा था। विराज एक हाथी का बच्चा है, इसका नाम था। और शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 2026 का शुभंकर अगर आपसे पूछ ले तो मिलो था और जो भूरे रंग का एक स्टोट है। अच्छा, इस गेम में भारत ने कुल 208 पदक जीते हैं जिसमें 75 स्वर्ण हैं, 69 रजत हैं और 64 कांस्य हैं। अगर इस खेल के अंदर हम बात करें कि स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन रहा तो प्रीति पाल एक धावक हैं, दौड़ में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। जबकि सुमित अंतिल ने भाला फेंक में, काफी महत्वपूर्ण है। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता और सिमरन नाम के खिलाड़ी ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करें तो अभी हाल ही में हरमन कुलके का निधन हो गया जो कि 87 वर्ष की अवस्था में उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हुई। वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन ए वैज्ञानिक, बी इतिहासकार, सी गायक, डी एथलीट। तो आपका उत्तर हो जाएगा इतिहासकार। काफी महत्वपूर्ण है और इनको पद्म पुरस्कार भी मिला और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है ए हिस्टोरी ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास। नेक्स्ट, इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 किस राज्य में हुआ? ये प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है उड़ीसा, मेघालय, असम, सिक्किम। तो आपका उत्तर ऑप्शन डी यानी द सिक्किम हो जाएगा। और इस इंडियन आर्किड फेस्टिवल का आयोजन जो है वो 7 से 10 मार्च तक हुआ। अगर आपसे पूछे कब से कब तक हुआ तो 7 से 10 मार्च तक। इसकी जो थीम रही है वो सुंदरता और समृद्धि के लिए आर्किड। काफी महत्वपूर्ण है। इस इंडियन आर्किड फेस्टिवल का आयोजन जो 2026 में सिक्किम में हुआ तो किस संस्था के द्वारा किया गया? तो इसके जो आयोजक रहे वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, के राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र द्वारा, यानी मुख्य जो भूमिका है वो राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आर्किड क्या है तो आर्किड एक अधिपादप है। अब यहाँ कह रहा है कि अधिपादप क्या होता है तो आपको बता दें ये वो पौधा होता है जो अन्य पौधों के ऊपर उगता है और ये अपना भरण पोषण स्वयं करता है, सिर्फ आश्रय लेता है। और ये आयोजन जो है पाक्योंग एक सिटी है सिक्किम की, उसमें हुआ है
और राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र आपसे पूछे तो पाक्योंग सिक्किम बताइएगा। अगर हम सिक्किम के विषय में अगर बात कर लें तो सिक्किम को अनुच्छेद 371 के तहत, ये कई बार पूछा भी गया है कि इसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है और सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत 22वां भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। और सबसे कम जनसंख्या अगर पूछे तो सिक्किम में है। 100% जैविक खेती करने वाला राज्य सिक्किम है। लेप्चा और भूटिया यहाँ की जनजातियाँ हैं और जबकि जयलेप्चा यहाँ का दर्रा है। इसके अलावा नाथुला दर्रा भी सिक्किम में है। खुले में शौच मुक्त ODF जो पहला राज्य है वो सिक्किम है और सिक्किम का जो मुख्य पेय पदार्थ है वो चाय है। और रोमटेक मठ जो है वो सिक्किम में है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सिक्किम में भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। अगर हम POK की यानी K2 को छोड़ दें, K2 एक विवादित चोटी है, जबकि सिक्किम की कंचनजंगा सबसे ऊंची। और सिक्किम में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है जिसका नाम खोंगचोंगजंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण है वनस्पति विज्ञानियों का स्वर्ग किसको कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा सिक्किम, यानी सिक्किम जो है वो वनस्पति वैज्ञानिकों का स्वर्ग है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किस शहर में ग्लोबल वाटर मैनेजमेंट सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया, तो ऑप्शन नई दिल्ली, बी जयपुर, या ये गलत मिसप्रिंट है मित्र, यहाँ पर कोई भी शहर हम कर दें, जैसे मुंबई कर देते हैं, मुंबई, और डी में दिया है लखनऊ, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन ए यानी नई दिल्ली। तो इस सम्मेलन का जो मुख्य विषय है वो था सतत जल प्रबंधन और जलवायु लचीलापन। इसमें जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भाग लिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। या सीधे पूछ सकता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। 11 मार्च 2026 जल महोत्सव का आयोजन विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये भी महत्वपूर्ण है, अगर आपसे कहते जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। 22 मार्च को विश्व जल दिवस की जो थीम है वो जल और लैंगिक समानता का। अब ये भी कह सकता है कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो विश्व जल दिवस। 1974 में जल संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ये भी महत्वपूर्ण है। और भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया कहते हैं राजेंद्र सिंह को। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो भारत का जल पुरुष है राजेंद्र सिंह। राष्ट्रीय जल महोत्सव, अब आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय जल महोत्सव की थीम क्या थी, तो जन भागीदारी और सुजल ग्राम की अवधारणा पर आधारित। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने हाल ही में किस अधिनियम के अंतर्गत नेचुरल गैस ऑर्डर लागू किया है, ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1951, बी नागरिकता सुरक्षा अधिनियम, सी कोयला खनन अधिनियम, डी आप्रवासन अधिनियम। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1951। ये क्यों किया गया, क्योंकि वर्तमान में बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है USA, इजराइल और ईरान के बीच। होर्मुज जल संधि को लेकर व्यापार व्यवस्था काफ़ी अस्त व्यस्त है और युद्ध में हार जीत किसी की भी हो, नुकसान सबका होता है। इसलिए विश्व को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ये युद्ध का दौर नहीं है, ये शांति व्यवस्था बनाए रखने का दौर है। और युद्ध करना है तो व्यापार क्षेत्र में करें, आगे बढ़ें, अपने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाएं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में किस संस्थान द्वारा जारी किया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन ए योजना आयोग, बी नीति आयोग, सी वित्त आयोग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीति आयोग। अब अगर हम इसके विशेष की बात करें तो ये दूसरा संस्करण है और उद्देश्य जो है इसका राज्यों की वित्तीय मजबूती का तुलनात्मक आकलन करना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे पूछे क्यों किया गया,
तो राज्यों की वित्तीय मजबूती को तुलनात्मक आकलन करना। अच्छा, इस मूल्यांकन में शीर्ष प्रतिशत जो रहा है प्रदर्शन करने में अगर कोई कामयाब रहा है तो उड़ीसा, लेकिन इसकी उपलब्धि को हासिल करने वाला अगर राज्य पूछे तो 2 राज्य हैं, गोवा और झारखंड। और अग्रणी राज्य में जो रहे हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो भारत का पहला भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए भुवनेश्वर, बी नवी मुंबई, सी नागपुर, डी पुणे। तो आपका उत्तर हो जाएगा नवी मुंबई, महाराष्ट्र। विशेष अगर उद्घाटन की बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया है तो पूर्व मुख्यमंत्री भूषण राम कृष्ण गवई, जिनको BR गवई कहा जाता है, वही पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। और इसका जो लक्ष्य है वो है युवा वकीलों की अदालती कौशल को बढ़ाना, यानी आज के जो युवा यानी लॉ कर रहे हैं वो उनके अंदर स्किल को बढ़ाना है, कौशल को विकसित करना है ताकि वो अच्छा काम कर सकें। और इसको किसने किया है तो महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने स्थापित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसको किसने स्थापित किया है, तो आप बताइएगा महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने। नेक्स्ट अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में मेला सारथी ऐप का शुभारंभ किया। तो ये मेला कहाँ लगता है? तो ऑप्शन ए फरीदाबाद हरियाणा, बी पानीपत हरियाणा, सी सोनीपत हरियाणा, डी पलवल हरियाणा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत फरीदाबाद हरियाणा। अगर हम इसके विशेष की बात करें कि इस मेले की क्या विशेषता रही तो इसका आयोजन 31 जनवरी से 15 फरवरी तक हुआ और सुबह 10:30 से रात 8:30 तक ये मेला चलता रहा। थीम जो थी लोकल टू ग्लोबल, यानी कुल मिला के आत्मनिर्भर भारत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण थीम है कि लोकल टू ग्लोबल किसकी थीम है, तो आप बताइएगा सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। और इसका जो थीम राज्य रहा है वो मेघालय रहा है और भागीदारी देश जो था मिस्र। इसको आप स्टार लगा लीजिए, 100% ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, भागीदार देश मिस्र। अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए कार्लोस अल्काराज, बी रोजर फेडरर, सी नोवाक जोकोविच, डी जैनिक सिनर। तो विजेता जो इसमें रहे हैं वो स्पेन के कार्लोस अल्काराज, जबकि उप विजेता नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब की बार ये हार गए और जीत गए कार्लोस अल्काराज। आपको बता दें कि कार्लोस अल्काराज ने जोकोविच को 2-6, 6-2, 6-3, 7-5 से हराया है। ये भी महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन 12 जनवरी से 4 फरवरी 2026 तक हुआ और स्थान अगर पूछे तो मेलबर्न पार्क, ऑस्ट्रेलिया। आपसे कहते कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ, तो मेलबर्न पार्क, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करें कि महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो महिला एकल का खिताब जो है एलेना रायवाकिना, जो कि कजाकिस्तान की खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो हराया है वो आर्याना सवालेंका, जो कि बेलारूस की खिलाड़ी हैं। वाकिना ने सवालेंका को 6-4, 4-6, 6-4 से पराजित किया। ये भी पूछा जा सकता है। और आपको बता दें कि एलेना रायवाकिना जो कजाकिस्तान की महिला खिलाड़ी हैं, ये खिताब जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, युमनाम खेमचंद सिंह किस राज्य के नए CM बने? ऑप्शन ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा, डी असम। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर। आपको बता दें 4 फरवरी 2026 को बीजेपी
के ये सदस्य हैं, बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं और इन्होंने शपथ ली। शपथ अगर इनको जो दिलाई गई वो इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, वहाँ पर एक बना हुआ भवन है जिसका नाम है लोक भवन, और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला द्वारा इनको शपथ दिलाई गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम बनता है। और इसी के साथ में इनके 2 उप मुख्यमंत्री भी बने। तो नेमचा किंगपेन जो कि भाजपा से हैं, और यहाँ मिसप्रिंट है, NPE लोसी दिखो नाम की जो व्यक्ति हैं वो उप मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, आज का जो हमारा ये विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सहयोग करें।